नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू करेंगी कर्नाटक की 3 दिवसीय यात्रा। कई अहम प्रोजेक्ट का होगा उद्घाटन। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा मैं बदला लेने में विश्वास नहीं करती, वरना कई माकपा नेता जेल में होते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा आज से शुरू। नवरात्रि के पहले दिन अहमदाबाद के मंदिर में करेंगे दर्शन पूजा। लालू नीतीश ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। मीटिंग के बाद बोले, अब हम सब मिलकर देश से बीजेपी को भगाएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सीएम शिवराज का हमला। बोले, उनकी विचारधारा ने देश को किया बर्बाद। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 28 सितंबर तक कर्नाटक का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति के रूप में ये किसी भी राज्य की उनकी पहली यात्रा होगी और अपने दौरे में वो आज चामुंडी हिल्स मैसूर से मैसूर दशहरा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो हुबली धारवाड़ नगर निगम द्वारा हुबली में आयोजित सम्मान समारोह में भी शामिल होंगी और वो धारवाड़ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ के नई परिसर का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक 27 सितंबर को अपने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रियोजनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन करेंगी और इस खास अवसर पर वर्चुअल रूप से जर्नल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की आधारशिला भी रखेंगी। इसी दिन राष्ट्रपति सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी और उनके सम्मान में कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगलुरु में आयोजित एक नागरिक स्वागत समारोह में भाग लेंगी। बता दें कि राष्ट्रपति भवन से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति के दौरे के आखिरी दिन यानी 28 सितंबर को वो एक दिन कार्यक्रम में शामिल होंगी और साथ ही आपको बता दें नई दिल्ली फिर वापस आ जाएंगी। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति बनने के बाद ये द्रौपदी मुर्मू ने दौरे की शुरुआत की है और विदेश दौरे की बात करें तो वो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में भी शामिल होने लंदन पहुंची थी। वहां से लौटने के बाद एक बार फिर चार्ज संभाल लिया है और बेंगलुरु के दौरे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 अक्टूबर को त्रिपुरा का दौरा भी करेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि वो बदले की राजनीति में विश्वास नहीं करती। बता दें कि अन्यथा राज्य की सत्ता संभालने के बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं को जेल भेजने के लिए उनके पास पर्याप्त आधार है। तृणमूल कांग्रेस के मुख्य पात्र जागो बांग्ला के त्योहारी संस्करण का विमोचन करते हुए बनर्जी ने सोशल मीडिया के जरिए ट्रोलिंग किए जाने का भी जिक्र किया और आरोप लगाया है कि प्रदेश के बारे में दुष्प्रचार फैलाने के बाहरी लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब मैं दिल्ली जाती हूं तो कई बार मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है जब ये पता चलता है कि कैसे कुछ लोग बंगाल को बदनाम करने के लिए झूठ फैला रहे हैं और कैसे वो राज्य को बदनाम करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। बता दें उन्होंने आगे कहा है कि ये लोग उनकी सरकार को मिली मान्यता और उसकी उपलब्धियों को पचा नहीं पा रहे हैं। विपक्षी महकमा पर निशाना साधते हुए बनर्जी ने कहा कि वो बदले की रणनीति और राजनीति में विश्वास नहीं करती। उन्होंने कहा कि लफ्जों में तृणमूल में सभी बुरे हैं और आपकी पार्टी के सभी लोग अच्छे हैं। सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा कर दिया, आंखों पर इतनी भी पट्टी बांधकर मत रखिए कि उन्होंने कहा कि उनकी या उनकी पार्टी के नेताओं की किसी एक विशेष टिप्पणी को उठाया जाता है और सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि गलत सूचना फैलाने के लिए कुछ बाहरी लोगों को काम पर रखा गया है। यह हमारे राज्य की संस्कृति नहीं है। सीधे तौर पर ममता बनर्जी की तरफ से तमाम बातें सामने आई। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा सोमवार से शुरू हो रहा है। पहले दिन 26 सितंबर को वो 6 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और इनमें विभिन्न कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास के अलावा किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि शाह का ये गुजरात नवरात्रि के पहले दिन शुरू हो रहा है और वो अपने संसदीय क्षेत्र के विरोचा नगर में स्थित पौराणिक मंदिर
मेलडी माताजी में दर्शन पूजना और पूजा अर्चना करेंगे। बता दें कि गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का प्रदर्शन का दौर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बता दें गुजरात दौरे की शुरुआत में अमित शाह सबसे पहले करीब 8:45 बजे अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और बता दें सर्कल में एसपी रिंग रोड पर साइंस सिटी के पास अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से बनाए गए ओवरब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद वो सुबह 9:30 बजे विरोचनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से बनाए गए मिलन केंद्र समाजवाड़ी का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह सुबह 10 बजे विरोचनगर के पौराणिक मंदिर माता जी के दर्शन और पूजन करेंगे। वहां से वो सुबह करीब 11:15 बजे अहमदाबाद के साणंद में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से बनाए जाने वाले अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। यह अस्पताल में 350 बिस्तर वाला होगा और बाद में वो दोपहर 1:45 बजे अहमदाबाद के बावला में नलकांठा क्षेत्र के गांव को किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो आज ये उनका दौरा है और ये उनका पूरा स्केड्यूल बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे तक वो क्या क्या करने वाले हैं। सीधे तौर पर पहले पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद वो सम्मान समारोह में शामिल भी होंगे और वहां पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। विपक्षी एकता को धार देने की मुहिम में एक कड़ी और जुड़ गई है। बता दें कि सालों बाद रविवार को राजद सुप्रीमो लालू यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक साथ कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि हम दोनों साथ साथ मैडम से मिले हैं और अब हम हाथ मिलाकर और साथ ही बीजेपी को देश से भगाएंगे। दोनों नेताओं ने कहा है कि हमने सोनिया जी से आग्रह किया है कि आप सबको एक साथ बुलाएं, जिस पर मैडम ने कहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद ही हम आप सबके एक साथ मिलेंगे और सभी से बात भी करेंगे। बता दें कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई है। इसके अलावा आर से बाद लालू यादव भी 10 जनपद पहुंचे हैं और लालू नीतीश की सोनिया से मुलाकात को 2024 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास पर बैठक को विपक्षी दलों के बीच एकता बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच मतभेदों को सुलझाने के प्रयास लगातार जारी हैं, जिनका पारंपरिक रूप से टकराव चल रहा है। राष्ट्र की सेवा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज रविवार को जयंती है और बता दें बीजेपी प्रदेश भर में जयंती मना रही है और इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क भोपाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की याद में उनकी स्मृति में मौजरी का पौधा लगाया। इसके बाद भोपाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल हुए और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाल घाटी पहुंचकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा माल्या अर्पण कर उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि एक जमाना था जब कांग्रेस चारों तरफ थी, कांग्रेस की विचारधारा ने देश को बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं। भारत को कांग्रेस ने तोड़ा था। कांग्रेस ने देश का विभाजन और उसे तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने कश्मीर पर पाप किया, अपराध किया। सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आए। आपको बता दें उन्होंने आगे कहा कि भारत को तोड़ने वाले आज भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। सीधे तौर पर यात्रा पर निशाना साधा उन्होंने और हम आपका सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में है और कांग्रेस में मैं नहीं तू बन जा खेल चल रहा है। सीधे तौर पर यह बात सीएम शिवराज की तरफ से सामने आ रही है और कांग्रेस मुख्य धारा से हट गई और हम दीनदयाल जी के विचारों को जमीन पर उतारने का प्रयास लगातार करते जा रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। Lyra, anytime, anywhere.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के एक सफाई कर्मचारी को आज दिल्ली में अपने घर खाने के लिए आमंत्रित किया है। अहमदाबाद में सफाई कर्मचारियों के साथ टाउन हॉल के दौरान केजरीवाल ने इस सफाई कर्मचारी को दिल्ली आने का निमंत्रण किया है। आज पूरे परिवार के साथ ये कर्मचारी दिल्ली पहुंचेगा और तय समय पर दिल्ली के सीएम से उनके घर पर जाकर मुलाकात करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक उक्त सफाई कर्मचारी का नाम हर्ष है और उसके आने और जाने का पूरा खर्च अरविंद केजरीवाल उठाएंगे। दिल्ली पहुंचकर हर्ष और उसका परिवार पंजाब भवन में रुकेगा और दरअसल इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने भी सक्रियता बढ़ा दी है और लोगों तक पार्टी की बात पहुंचाने के लिए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को अरविंद केजरीवाल की अहमदाबाद में एक सभा थी। सभा के दौरान हर्ष सोलंकी नाम के सफाई कर्मचारी ने पूछा, जब आप पहले यहां आए थे तो आप एक ऑटो ड्राइवर के घर खाना खाकर गए थे, क्या आप इस बार वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के घर खाना खाने आओगे? सफाई कर्मी की इस बात को सुनकर केजरीवाल ने कहा कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मेरा एक प्रस्ताव है। मैंने देखा है कि चुनाव से पहले अक्सर नेता दिखावे के लिए दलितों के घर खाना जाना पसंद करते हैं और आज तक किसी नेता ने किसी दलित को खाना खाने के लिए अपना घर नहीं बुलाया है। तो सीधे तौर पर केजरीवाल ने उनको आमंत्रित किया है और वो पहुंच भी रहे हैं उनके घर। राजस्थान कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत कैंप के विधायकों ने केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी है। उन्होंने नए सीएम चुने जाने के लिए दिल्ली से भेजे गए केंद्रीय परिप्रेक्षियों की बैठक में आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद रविवार रात को होने वाली विधायक दल की बैठक रद्द कर दी गई है। सीएम आवास में होने वाली विधायक दल की बैठक में विधायकों ने न सिर्फ आने से इनकार कर दिया, बल्कि वो इस बैठक के विरोध में राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी के सरकारी आवास पर अपना इस्तीफा लेकर पहुंच गए। सूत्रों ने बताया कि जब सीएम गहलोत से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विधायक दल की होने वाली बैठक रद्द नहीं की गई है, बल्कि विधायकों ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। वहीं सीपी जोशी के आवास के सूत्रों ने बताया कि वो अभी स्थिति का आकलन कर रहे हैं और वो जल्द ही इस मामले पर चर्चा कर कोई निर्णय ले सकते हैं। वहीं केंद्रीय पर्यवेक्षण अजय माकन ने मीडिया से बातचीत करते हुए हम वापस दिल्ली नहीं जा रहे हैं, ये बातें उन्होंने बताई। हम पूरी रात हर विधायक से एक एक करके बातचीत करेंगे। हम कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से राजस्थान कांग्रेस के विधायकों से बातचीत करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहूदी नववर्ष रोश हाशनाह के मौके पर अपनी इजरायली समक्ष यार लैपिड और दुनिया भर के यहूदी समुदायों को बधाई दी है। ट्वीट के जरिए बधाई दी गई है। पीएम ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि मेरे दोस्तों, यार लैपिड इजराइल के मित्रवत लोगों और पूरी दुनिया में यहूदी समुदाय को रोश हाशनाह की हार्दिक बधाई। नया साल सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि लाए। नए साल की शुभकामनाएं। रोश को हर्ष वर्ष का प्रमुख कहा जाता है। हर शरद ऋतु में यहूदियों के पवित्र दिनों की शुरुआत के रूप में इसे देखा जाता है और इस अवसर पर 2 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है। सदियों पुराने इस यहूदी पर्व पर प्रार्थनाएं की जाती हैं और सींग से बना पारंपरिक शोफर नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने भी अपनी टीम के साथ यहूदी नववर्ष मनाया है। बता दें कि गिलोन ने ट्वीट किया है कि रोश हाशना की शुभकामनाएं। भारत में हमारी टीम और दोस्तों के लिए साथ रोश हाशना उत्सव की परंपरा को जारी रखा है। शोफर की ध्वनि और शहद में डूबे सेब के साथ हम नए साल का स्वागत करते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत गणराज्य के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी इस यात्रा में देश विरोधी लोगों से यात्रा के दौरान मार्गदर्शन ले रहे हैं। तेजस्वी सूर्य ने इसे गैर जिम्मेदाराना ठहराया है। पार्टी के एक कार्यक्रम में भाग लेने जबलपुर पहुंचे तेजस्वी सूर्य ने कहा कि केरल में हर रोज संघ कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। राहुल गांधी उस चार्ज पूर्ण्या नामक
उस पादरी से मिलने जिसे भारत माता के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषण का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा है कि केरल में पीएफआई जिस तरह से प्रदर्शन कर संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रही है और धार्मिक उन्माद फैला रही है, उसके पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस आग में घी डालने वाले ट्वीट कर रही है। बता दें, सूर्य ने आगे कहा है कि आरएसएस की ड्रेस को जलाने वाले पिक्चर सोशल मीडिया में पोस्ट कर केरल के लोगों को राहुल गांधी भड़काने का काम कर रहे हैं। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के 15वें दिन राहुल गांधी की यात्रा केरल से शुरू हुई थी। इस यात्रा के बीच में ही राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी ये यात्रा केरल में सफल रही। उन्होंने कहा था कि इस पीछे कुछ आइडिया छुपे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा था कि पहला आइडिया है कि भारत नफरत को पसंद नहीं करता। तो सीधे तौर पर तेजस्वी सूर्या ये बयान देते हुए नजर आए और साथ ही राहुल गांधी पर तमाम निशाने साधते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में ऐलान किया है कि केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ स्थित हवाई अड्डे का नाम बदल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि अब चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री के इस ऐलान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के फैसले के साथ ही पंजाब सरकार की पुरानी मांग पर मोहर लग गई है। इस बात पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार की कोशिशें रंग लाई हैं। एक ट्वीट में सीएम ने कहा है कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखे जाने का फैसला हम पूरे पंजाब की ओर से स्वागत करते हैं। पंजाबियों की पुरानी मांग को स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने भी ये मांग की थी कि चंडीगढ़ स्थित हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाए। पंजाब सरकार ने हरियाणा सरकार के साथ वार्ता कर हवाई अड्डे का नाम बदलने पर सहमति जताई, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मोहर लगा दी है। तो सीधे तौर पर वो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए नजर आए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन वहां कम पड़ जाएंगे, स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टार्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में पिछले 2.5 साल से रुकी हुई मेट्रो और अन्य परियोजनाओं को उनकी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर लिया है। उन्होंने कहा है कि हम मंत्रालय में बैठकर फैसले नहीं लेते, मौके पर ही फैसले लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य में नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता लाई है और इससे नागरिकों में नव चैतन्य आया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने इस साल जून के अंत में सत्ता में आने के बाद हजारों फाइलों को मंजूरी दी थी। गुजरात में चल रही वेदांता मल्टी बिलियन योजना के मद्देनजर सीएम शिंदे ने कहा कि क्या होगा यदि एक उद्योग राज्य से बाहर चला गया है तो हम बेहतर मिलेगा। बता दें कि नवी मुंबई में मथुराई नेता दिव्यांग अन्ना साहब पाटिल की स्मृति में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 साल में राज्य में जो उद्योग आए हैं उनकी सूची देखनी होगी। शिंदे ने कहा कि हम यहाँ सत्य के लिए हैं, ना कि सत्ता के लिए। शिंदे ने कहा कि उनकी डबल इंजन सरकार थी और विरोधियों को इससे डर लगता था। शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ उनके नेतृत्व में विद्रोह के बाद शिंदे इस साल 30 जून को मुख्यमंत्री बने, जिसके कारण उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल थी।
बता दें कि सीएम ने कहा कि वो किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे और महाराष्ट्र के लोगों ने पिछले 2.5 साल में काम की गति को खुद देखा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 साल से रुकी मेट्रो समेत राज्य में परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया गया है। तो सीधे तौर पर सीएम की तरफ से ये तमाम बातें सामने आई। महाराष्ट्र में लोकसभा के लिए अपने मिशन 45 संकल्प के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में विधानसभा की 200 सीटें जीतने की उपलब्धि के लिए 98 ऐसे विधानसभा क्षेत्र की पहचान की है जिन पर पार्टी ने कभी जीत नहीं दर्ज की है। बता दें कि उनमें से कुछ सीट वर्तमान में अजीत पवार, पृथ्वीराज चौहान, आदित्य ठाकरे, जयंत पाटिल, विश्वजीत कदम सहित विपक्षी दलों के बड़े नेताओं के पास है। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय मंत्रियों को अपने प्रभारी के रूप में तैनात कर 48 महाराष्ट्र लोकसभा क्षेत्रों में से 16 पर ध्यान केंद्रित कर रही है। राज्य इकाई ने 98 विधानसभा क्षेत्रों की पहचान की है जो पार्टी के लिए तुलनात्मक रूप से कमजोर हैं। ये वो निर्वाचन हैं जो ना तो पार्टी द्वारा जीते गए थे और ना ही कम अंतर से यहां की हार मिली थी। बता दें कि पार्टी ने 2024 के चुनावों में अपने सहयोगी शिंदे खेमे की मदद से 278 विधानसभा सीटों में से 200 जीतने का लक्ष्य रखा। बता दें कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टी जिसने पास वर्तमान में विधानसभा में 106 सदस्य हैं का लक्ष्य अपने दम पर 145 से अधिक सीटें जीतना है। पार्टी ने उन सीटों की पहचान भी की है और जो थोड़े और प्रयास से जीती जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर धान की फसल के अवशेष से राज्य में एथेनॉल उत्पाद के लिए तेल विपणन कंपनियों को माध्यम से एक वाणिज्य और प्रदर्शन परियोजना की स्वीकृति प्रदान कर राज्य में 2G एथेनॉल रिफाइनरी की स्थापना के निर्देशित करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने अपने पत्र में मध्य क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय परिषद की दिनांक 22 अगस्त 2022 को आयोजित बैठक का उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे द्वारा राज्य में प्रधानमंत्री जीवन योजना ईंधन वातावरण अवशेष के अंतर्गत फसल अवशेषों के नियंत्रण और निवारण के लिए लीगो बायोमास आधारित बायोएथेनॉल उत्पादन के लिए नीसो रेगुलर के संबंध में भारत सरकार की तेल विपणन कंपनी द्वारा रिफाइनरी स्थापित किए जाने का अनुरोध किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि फसलें विशेषकर धान का अनुमति वार्षिक उत्पाद 137 लाख मिलीमीटर टन है। अब बता दें कि इससे प्राप्त होने वाले निष्पाद के लिए 2G बायोमास आधारित रिफाइनरी के लिए राज्य में समस्त अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं। तो सीधे तौर पर उन्होंने पत्र में तमाम बातें कही हैं। भारत में कोविड के मामलों में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में एक बार फिर से कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो 5000 से ज्यादा सामने आए हैं। 24 घंटों में 5383 नए मामले सामने आए हैं। अब देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,45,58,425 हो गई है, जबकि कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 46,342 से घटकर 45,281 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बता दें कि सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना से मृतकों की कुल संख्या 5,28,429 से बढ़कर 5,28,439 पर पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 20 लोगों ने दम तोड़ा है और इन मृतकों में 8 लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत हुई है। और दोबारा मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची जोड़ी है, जो कि 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1061 की कमी दर्ज की गई है। मानसून अब विदा हो रहा है। हालांकि सीजन के आखिरी महीने में भी कई राज्यों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में समेत कई जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसी वजह से तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। वहीं मौसम विज्ञान के मुताबिक पटना सहित तमाम जिलों में कुछ दिनों और बादल बरसने की संभावना जताई जा रही है। रविवार को भी जिले में दिन भर आशंका और आंशिक रूप से बादल छाए रहे और धूल भरी आंधी के साथ बौछार पड़ती रही। बता दें कि मौसम विभाग ने पटना में सोमवार यानी आज बारिश की संभावना जताई है और मौसम विभाग के मुताबिक पटना में आज 26 सितंबर रविवार को आंशिक रूप से आसमान में बादल छाए रहेंगे और धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। पटना में 27 और 28 सितंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि इस दौरान धूल भरी आंधी के साथ
एक या दो बार बौछार पड़ने का अनुमान भी जताया जा रहा है। इसके बाद 29 सितंबर को जिले में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना जताई गई है और 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को पटना के दौरान धूल भरी आंधी के साथ एक या दो बार बूंदाबांदी या बौछार पड़ सकती है, इसकी संभावना जताई गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। www.kalamkartavya.com पर जाकर आप खबरों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। नमस्कार।